कहा था छोटे से छोटा कार्यकर्ता 50,000 वोट से हरा देगा। अब तो के शर्मा जी उतर गए रेस के अंदर, कम से कम लाख सवा लाख वोट से जीत जाएंगे। यानी अभी आप ही थे जो कहते थे कि ये कैसा लोकतंत्र है, यहाँ पर सिर्फ एक सरकार मजबूत हो रही है, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, तो दोनों में बराबरी होनी चाहिए ना। मेरा वाला प्लीज, सच में आपको लगता है ये स्ट्रेटजी है? नहीं, आजकल गोदी मीडिया का अपना धर्म है। नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आप बदतमीजी से बात करेंगे, अजीब अजीब आरोप लगाएंगे और आपको लगता है मैं यहाँ बैठ के सुनूंगी? मुझे आप क्यों मुझे किसी से लाइन कर रहे हैं? लोगों को ऐसे आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के, आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के। खबरदार जो मुझे किसी पार्टी के साथ लाइन करने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट्स में। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के डिबेट में सपा के प्रवक्ता मनोज काका की अच्छी तरह से एंकर ने कुटाई की है, क्योंकि आज के डिबेट में सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे तुम बीजेपी के एंकर और उसी का दरबारी करते हो। इस पे रूबिका लियाकत जी ने किस तरह से कुटाई की है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। उधर अखिलेश यादव जी कन्नौज में अपने भाई को जिताने की स्थिति में नहीं है। वो कह रहे हैं जब तक खुद अखिलेश जी नहीं लड़ेंगे तब तक नहीं जीतेंगे। तो कन्नौज और अमेठी रायबरेली मैं अखिलेश यादव पर आऊंगी। सुधांशु जी दो बड़ी बातें आपने कही है। तहसीन पूनावाला, आप तो गांधी परिवार के बड़े करीबी भी रहे हैं, कांग्रेस जो है वो आपकी रगों में बहती है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। राहुल गांधी कहते रहे डरो मत डरो मत डरो मत, और आज वो सच में क्या स्मृति ईरानी से डर गए, अपनी हार से डर गए कि उन्होंने सबसे सेफ सीट मां की सीट रायबरेली चुनी। और प्रियंका गांधी की क्या गलती है कि उनको जो है वो कह रही थी लड़कियों जो आरोप लगा रहे हैं सुधांशु जी, मैं रिपीट नहीं करूंगी, जवाब दीजिए इसका। अरे आवाज तहसीन आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं आ रही। हाँ जी आप अभी मेरी अनम्यूट कीजिए ना। जी देखिए देश में 543 सीट्स पे चुनाव हो रहे हैं। पहली बार मैं भाजपा का ये नैरेटिव देख रहा हूँ ये सीट वीआईपी सीट है, वो सीट वीआईपी सीट नहीं है। दरअसल भाजपा खुद अपनी जाल में फंस चुका है। भाजपा सारा कंसंट्रेशन अमेठी और रायबरेली पर कर रहा है। उत्तर प्रदेश में उनका सफाया हो गया, उत्तर प्रदेश में कहीं उनको सीटें नहीं मिल रही। जहां तक सवाल था रायबरेली और अमेठी का, राहुल जी की स्ट्रेटेजी से भाजपा पूरी तरह से चेकमेट हो चुकी है। कल उनका चेकमेट चेस वाला वीडियो आया। इससे ये हुआ कि रायबरेली में, क्योंकि सोनिया जी वहां से चले गई थी, राहुल जी आके वहां पे रायबरेली को संभालिए, और अमेठी के जो वर्तमान सांसद है उनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है। मैंने आपसे कहा था छोटे से छोटा कार्यकर्ता 50,000 वोट से हरा देगा। अब तो के शर्मा जी उतर गए रेस के अंदर, कम से कम लाख सवा लाख वोट से जीत जाएंगे। यानी अमेठी को भी सिक्योर कर दिया और रायबरेली जहां पे मुश्किल थी वहां पे राहुल जी ने सिक्योर कर दिया। इसे कहते हैं आर्मी में स्ट्रेटेजी। तहसीन पूनावाला प्लीज, सच में आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी है? बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अमेठी रायबरेली दोनों कांग्रेस जीतने जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस स्वीप कर रही है। भाजपा 15 या 16 सीटों पे सिमट जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे सुधांशु जी सुना आपने, ये स्ट्रैटेजी है। आप लोग इसे तोड़ नहीं पाए। अगर जो आप कह रहे हैं उस बात में दम होती तो जैसे राज्यसभा में एक दिन नामांकन के लिए जाना पड़ा सोनिया जी को, तो बस रायबरेली में आती, एक दिन नामांकन करती, उसके बाद आने की जरूरत ही नहीं थी, जीत जाती। मगर सोनिया जी लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसका अर्थ हो गया उनका स्वास्थ्य। मैं स्वास्थ्य पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब उन्हें समझ में आ गया खाली नामांकन भर के नहीं हो सकता। तो साहब आप खुद समझ लीजिए स्थिति क्या है। और यहां पर मैं पुनः कह रहा हूं कि आपने अमेठी सीट छोड़ दी, और आपने केएल शर्मा जी को क्यों दिया? मैं जानता हूं केएल शर्मा जी पुराने वफादार हैं, वो भी बड़े मतलब सभ्य और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता था। मगर क्या है, पुराने जमाने में राजे रजवाड़े अपने वफादार व्यक्ति को कहते थे कि जरूरत है तो तू अपनी गर्दन दे दे। तो उन्होंने अपने वफादार व्यक्ति को कह दिया कि भाई तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओ हमारे लिए। और सुनिए तहसीन भाई, तो केएल शर्मा जी के नामांकन में कोई कांग्रेस का नेता दिखा क्यों नहीं? मतलब इतनी जबरदस्त जीत है, क्या बात हो गई? राहुल गांधी जी तय नहीं कर पाए अमेठी रायबरेली, और केएल शर्मा जी के नामांकन में कोई गया नहीं। इसलिए मेरा मानना है जब थोड़ा व्यवहारिक होके बोलिए मतलब तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी बची रहेगी। हाँ, ये तहसीन पूनावाला 30 सेकंड में जवाब दीजिए। वाकई मतलब सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार और कोई नहीं। केएल शर्मा आगे कह रहे हैं कि चलो ठीक है आपकी लड़ाई मैं लड़ता हूँ। एक चेहरा नहीं पहुंचा वहां पर उनके नामांकन के लिए। नहीं रूबिका जी देखिए, हम देखिए दो चीज। सुधांशु जी ने एक चीज मान ली है कि सिर्फ नॉमिनेशन भरने से काम नहीं चलता, आपको 5 साल काम भी करना पड़ता है। क्योंकि सोनिया जी की स्वास्थ्य पे खुद कहते हैं क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए वो राज्यसभा का रूट उन्होंने चूज किया है। ये थोड़ी ना मोदी जी की तरह वाराणसी गए नहीं नामांकन भरने की तरह। एटलीस्ट ये दिखाता है कि परिवार अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लॉयल है। दूसरी चीज, जहां तक अमेठी का सवाल है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वर्तमान सांसद हार रही है, कम से कम 50,000 वोटों से आ रही है, और अब केएल शर्मा जी के आने से 1.25 लाख वोटों से आ रही है। हम 4 जून को मिलेंगे, सुधांशु जी होंगे। सुधांशु जी जानते 1.25 लाख वोटों से हारने के बाद
जो हालत हो रही है भाजपा की, भाजपा अरे पूरी तरह से सर, डर गई है। मैं- जो छह इसीलिए के तो बूथ के राहुल अमेठी में गांधी है। लड़ते तो थोड़ा आनंद भी आता ना हम लोगों को। अब आप तो रायबरेली चले आनंद के गए, लिए रायबरेली इज द सेफेस्ट प्लेस। एंटरटेनमेंट चल रहा है रूबिका जी। अरे आपके आनंद के लिए आनंद strategy तब है। आता है ना सर, लोकतंत्र में आना। अच्छा, अभी 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 आप ही थे जो कहते थे कि ये कैसा लोकतंत्र है, यहाँ पर सिर्फ एक सरकार मजबूत हो रही है, विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। तो अब तो रायबरेली दोनों में में बराबरी दोनों होनी जीत चाहिए रहे ना। हैं। वैसे अब बराबरी दो का सीट लड़ाई जीत रहे हमें लड़ाई देखने को मिलती है दो सीट अमेठी में। जीत रहे हैं अब। अरे अब सर, दो सीट ऐसी जीत भी रहे बात मत बोलिए एक कि के बदले दो आपकी जीत रहे जुबान कट जाए Buy झूठ one, झूठ get one में। free। मनोज काका, सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर भी आरोप लगाया है कि आप लोग भी डर रहे हैं लड़ने से, कि इसीलिए तो अखिलेश यादव जो है कन्नौज अपने भाई को दे देते हैं। आप लोग खौफ में हैं। नहीं, आप सही आप कह रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी के हर तरह के बात का समर्थन करना, उनका बौद्धिक साझेदार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल गोदी मीडिया का ये अपना धर्म है। लेकिन सुधांशु जो कह रहे हैं वो शाश्वत सत्य नहीं। सुधांशु ने कई शब्द बोले, हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं बेचारे, सर, एक बोले कि सेकंड। पहली बार मनोज ऐसा काका, हुआ। behave yourself। सुधांशु, ये तरीका आपका ठीक नहीं है। अब सुनिए तो आप मैं सर नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आप बदतमीजी से बात करेंगे, अजीब अजीब आरोप लगाएंगे और आपको लगता है मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी। मनोज जी प्लीज, मनोज जी प्लीज, उग्रता ठीक नहीं। आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं, आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप दरबारी हो तो क्या जरूरत है आपको? मुझे आप किसी नहीं, आप क्यों मुझे किसी से लाइन कर रहे हैं? लोगों को ऐसे आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के, आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के। खबरदार जो मुझे किसी पार्टी के साथ अलाइन करने की कोशिश की है। दरबारी हो, आप डरो मत, आप डरो मत, आप डरपोक ना बने, ठीक है ना? आप दरबारी हैं, आप जा जाकर पार्टियों की गोद में बैठ रहे हैं। मुझे मत बोलिए, सवाल पूछो, सवाल का जवाब आपसे मान रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ वो। आप जवाब दीजिए। क्यों लगा दिया गया कि हर आदमी को आज हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉटिंग का खतरा है? जवाब दीजिए, सवाल है, जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी का जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए। इधर उधर की ज्ञान की बातें मत कीजिए, जवाब दीजिए बस। डिबेट को डिरेल मत कीजिए। ज्ञान सुधांशु, मैं कोई डिरेल नहीं कर रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी सबसे ज्यादा इस देश में कौन डरा हुआ? सबसे ज्यादा इस देश में डरा हुआ वो व्यक्ति है जो अपने ही मुल्क में 1 साल हो गए जहां निर्वस्त्र माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जहां लोगों को कत्लेआम किया गया। जो व्यक्ति रोज 160 सभाएं अब तक कर चुका है, देश में हर जगह जाता है लेकिन अपने मणिपुर जाने में घबराता है। जो व्यक्ति ऐसे आदमी के समर्थन में सभा करता है, प्रज्वल रमन्ना के, जो 3000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कारी है। इन्होंने कहा 45 साल की सबसे बड़ी चरम की बेरोजगारी है। मैं बताना चाहता हूं इस समय बेरोजगारी 3% है। ये कोई 3 वर्ष बता के जाएं जब बेरोजगारी 3% से कम रही हो। महंगाई की दर 5% है, कोई 5 साल बता के जाएं जब महंगाई 5% से कम हो। राहुल गांधी ने भी कहा था चरम की महंगाई है 50 साल में। भाई साहब, हम 2024 में बैठे, 50 साल 1974 में होता। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं जो जाके नेट पे चेक कर लें, अभी खोल के, 74 में 26% महंगाई की दर थी और रेट ऑफ ग्रोथ 2% थी। और सुनिए 1979 80 निगेटिव ग्रोथ रेट और परमानेंट 10% से ऊपर महंगाई की दर रहती थी। और काका जी गंभीरता से बात करा करिए, इधर उधर की नहीं। 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से नीचे आ गया था, ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई थी। फरवरी 91 डेट के साथ बोल रहा हूं, फिर 2 बार रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, जुलाई 91 सितंबर 91, उससे ज्यादा बुरी स्थिति है, निगेटिव ग्रोथ रेट, और वो सोना गिरवी रख दिया गया, तबाह हो गया था देश। आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 625 बिलियन डॉलर है। और आज की डेट में मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी जिसमें कर्मचारी भी अपना पैसा डालता, कर्मचारी भविष्य निधि खाता और नियोक्ता भी डालता है। अब 26 करोड़ है, यानी 14 करोड़ और ऐड हुए। पिछले साल 1 करोड़ 62 लाख कर्मचारी भविष्य निधि खाते ऐड हुए। यानी ऐसा तो नहीं कोई हवा में आ गया, कोई कर्मचारी ने भी पैसा जमा कर दिया और नियोक्ता ने भी पैसा जमा कर दिया। अब आपको यह भी बताता हूं कि इस समय पे हम लोगों ने जो काम किया है, अगर आपको आंकड़े के ऊपर भी कोई समस्या है तो मैं कहना चाहता हूं 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है। ये कौन बना रहा है? तो दोस्तों ये डिबेट समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा आनंद आया होगा। आनंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं कोई तड़कती भड़कती और डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।